Hello friends, welcome to Educool. Today we are going to study chapter number 2 of class 9th English, The Sound of Music. Friends, this chapter is divided into two parts, so today we are going to just deal with part 1. Friends, the title of this part is Evelyn Glennie Listens to Sound Without Hearing It. सो फ्रेंड्स जो टाइटल है वही हमारी क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई पर्सन साउंड को लिसन कर सकता है बिना उसे सुने हुए. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वॉट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Friends, इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? एवलिन ग्लेनी. और उसके लिए ये लाइंस कही गई हैं कि गॉड ने भले ही उसकी हियरिंग पावर को ले लिया है, लेकिन बदले में गॉड ने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट किया है. जो चीज़ हम सुन सकते हैं वो लड़की उसे महसूस कर सकती है, हमसे शायद और ज़्यादा गहराई से. दैट इज़ वाई वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. So friends, this chapter is an account of a person who fought against a physical disability. यानी कि एवलिन ग्लेनी के बारे में हम रीड करेंगे जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से ऊपर उठकर उससे फाइट करके अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया. So friends, now let us read it. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. Friends, हमें यहाँ पे पता चलता है कि एवलिन ग्लेनी की एज क्या है. दैट शी इज़ 17 years old एंड वो एक स्लाइट गर्ल है. स्लाइट गर्ल मीन्स कि वो बहुत ही स्मॉल एंड थिन गर्ल है. और वो इस वक्त कहाँ पर है? शी इज़ देयर ऑन एन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. एवलिन ग्लेनी अब जिस टाइम पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर है वो एक रश आवर है. रश आवर है मीन्स एक प्राइम टाइम है, इसलिए वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे उस समय बहुत ही ज़्यादा क्राउड है. और एवलिन ग्लेनी महसूस कर पा रही है कि जो ट्रेन है वो अप्रोच हो रही है. तो जो ट्रेन की वाइब्रेशंस हैं उससे वो ये फील कर पा रही है कि ट्रेन अप्रोच होने वाली है, कि ट्रेन आने वाली है. और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही नर्वस है और एक्साइटेड भी है. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. So friends, हमें पता चलता है कि एवलिन ग्लेनी ट्रेन का क्यों वेट कर रही है, क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है. वो वहाँ पर उसे पहुंचना है. आज उसका उस पर्टिकुलर एकेडमी में फर्स्ट डे है और ये इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही डॉन्टिंग है. डॉन्टिंग है मीन्स वो बहुत ही फ्राइटेंड है, डरी हुई है. लेकिन नरेटर हमें कहता है कि ये चीज़ किसी के लिए भी, किसी भी टीनेजर के लिए जो स्कॉटलैंड को बिलोंग करता है और लंदन में आकर बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करना किसी के लिए भी एक चैलेंजिंग चीज़ हो सकती है, एक फ्राइटनिंग चीज़ हो सकती है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. नरेटर कहता है कि सब लोगों के लिए ये चीज़ चैलेंज है, लेकिन एवलिन ग्लेनी के लिए ये और बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी और म्यूजिशियन से, क्योंकि वो डेफ है. एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. सो फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि एवलिन ग्लेनी बचपन से ही डेफ नहीं है, बल्कि जो उसका जो लॉस हुआ था हियरिंग का, यानी कि जो उसकी सुनने की शक्ति चली गई थी वो धीरे धीरे गई थी. उसकी मदर को याद है कि किस तरीके से एवलिन एक बार जब 8 इयर्स की थी और वो पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी, तब उसके साथ क्या हुआ था. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie.
तो उसकी मदर कहती हैं कि वहाँ पे जब वो पियानो के लिए वेट कर रही थी अपने टर्न का, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उसका नेम अनाउंस करते हैं, लेकिन अपना नेम अनाउंस होता हुआ सुनने के बाद भी एवलिन मूव नहीं करती है। तो उसकी मदर को रियलाइज़ होता है कि उनकी बेटी ने अपना नाम अनाउंस होता हुआ सुना ही नहीं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब कुछ समय तक एवलिन मैनेज कर पाई कि वो कंसील कर ले मतलब छिपा ले, हाइड कर ले जो उसकी डेफनेस इंक्रीज़ होती चली जा रही है अपनी फ्रेंड से और टीचर्स से, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी रही। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. एवलिन अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम को तब तक छुपा पाई जब तक कि वो 11 ईयर्स की थी, क्योंकि जो उसके मार्क्स थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। तो उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो अपनी बेटी को किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. फ्रेंड्स, अब जब एल्विन को एक डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि जो उसकी सुनने की शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली अफेक्टेड हुई है। क्यों अफेक्टेड हुई है? क्योंकि उसकी जो एक नर्व थी वो डैमेज हो चुकी थी, और उस नर्व के डैमेज होने की वजह से जो उसकी सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे इम्पेयर होती चली जा रही थी। इम्पेयर मतलब कम होती चली जा रही थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। तो उसके पेरेंट्स को एडवाइस दी जाती है कि एवलिन को हियरिंग एड्स लगाने पड़ेंगे और उसे एक ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जो डेफ बच्चों के लिए होता है। एवलिन कहती है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, कि एवलिन को लगता है, महसूस होता है कि उसकी जो पूरी दुनिया है एकदम से काली हो गई है, उसकी दुनिया में एकदम से अंधेरा छा गया है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। अब एवलिन हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो डिटरमाइंड थी कि वो बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और जो उसका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसको आगे परस्यू करेगी। मतलब जो उसका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उस पर वो आगे काम करेगी, उसे आगे बढ़ाएगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone प्ले कर रही होती है, तो वो डिसाइड करती है कि उसे भी उस xylophone को प्ले करना है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. सो फ्रेंड्स, अब जब एल्विन म्यूज़िक टीचर्स के पास जाती है म्यूज़िक सीखने के लिए, तो ज़्यादातर टीचर्स उसको डिस्करेज करते हैं। उसको कहते हैं कि एक डेफ बच्ची किस तरीके से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती है, उसको नेगेटिव चीज़ें कहते हैं। लेकिन एक परकशनिस्ट होते हैं, परकशनिस्ट यानी कि वो पर्सन जो ड्रम या तबला इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, और उन परकशनिस्ट का नाम है रॉन फॉबर्स। वो एवलिन का टैलेंट पहचान पाते हैं, उसका पोटेंशियल पहचान पाते हैं। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. सो फ्रेंड्स, अब ये जो म्यूज़िक टीचर हैं रॉन फॉब्स, वो क्या करते हैं, वो दो बड़े ड्रम्स लेते हैं और उन दोनों की ट्यूनिंग अलग अलग सेट कर देते हैं, अलग अलग नोट्स पर सेट कर देते हैं, और एल्विन को कहते हैं कि अपने कानों से मत सुनो और बल्कि कोई और तरीका निकालो इस चीज़ को महसूस करने के लिए, म्यूज़िक को महसूस करने के लिए। सडनली एल्विन को रियलाइज़ होता है कि वो जो ड्रम, जो बड़ा वाला ड्रम होता है, ऊंचा वाला ड्रम होता है, हायर ड्रम होता है, उसे अपने वेस्ट के ऊपर से उसको फील कर पा रही होती है, और जो छोटा वाला ड्रम होता है उसे अपने वेस्ट के नीचे वाले हिस्से की तरफ से महसूस कर पा रही होती है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work.
अब ये जो एक्सरसाइज होती है ड्रम्स को ट्यून करना, तो फोर्ब्स इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं और सुन एल्विन ये डिस्कवर कर लेती है कि वो जो अलग अलग नोट्स होते हैं उन्हें अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में महसूस कर पा रही है। तो एल्विन कहती है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। मैंने सीख लिया था कि किस तरीके से अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को ओपन अप करना है अलग अलग साउंड्स को महसूस करने के लिए, अलग अलग वाइब्रेशंस को फील करने के लिए। बाकी जो भी मैंने अपनी लाइफ में अचीव करा वो किस वजह से है, मेरे डिटर्मिनेशन की वजह से और मेरे मेहनत की वजह से, मेरे हार्डवर्क की वजह से। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद एल्विन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. तो अब एल्विन ने क्या करना शुरू करा, उसने यूनाइटेड किंगडम तक टूर करा। किसके साथ? एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। और जब तक वो 16 ईयर्स की हुई तब तक वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो म्यूज़िक में ही अपना लाइफ बनाएगी, अपना कैरियर बनाएगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. और जब उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया तो उसने उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स अचीव करे थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क इनटू सोलो परफॉर्मेंसेस, और धीरे धीरे जब वो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस देती थी उससे वो धीरे धीरे उसने आगे बढ़ी और उसने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और जो उसका 3 ईयर का कोर्स था कहाँ पे, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, वहाँ तक पर अपना 3 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट करते करते वो ज़्यादातर टॉप अवार्ड्स को अपने नाम पे कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और एल्विन ने इतना सब कुछ जो हासिल किया वो उसको कोई बहुत बड़ा काम नहीं मानती, वो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं मानती कि जैसे उसने कोई हीरो वाला काम कर दिया हो। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। एवलिन का मानना था कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता है आप किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और एल्विन वहाँ तक पहुँची भी, बिल्कुल टॉप पर पहुँची, और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ऐसी इंसान बनी, ऐसी मल्टी परकशनिस्ट बनी जिसे बहुत ज़्यादा लोग जिसकी दीवानी हैं। और वो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, हम कह सकते हैं हज़ारों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना जानती है। एंड वो बहुत बिजी रहती हैं, उनका जो स्केड्यूल है वो बहुत ही हेक्टिक है, बहुत ही हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल है, यानी कि वो दुनिया भर में टूर करती हैं, दुनिया भर में म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस देती हैं। इट इज़ इंट्रिग्विंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो नरेटर है वो कहना चाहते हैं कि अगर आप कभी भी एल्विन को म्यूज़िक प्ले करते हुए देखेंगे तो ये जो साइट है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है, क्योंकि एक लड़की जो सुन नहीं सकती वो इतना एफर्टलेसली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रही होती है कि कोई भी इंसान ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो नरेटर है वो कहना चाहता है कि जब मेरी एवलिन से डिस्कशन हो रहा था और जो हमारा डिस्कशन था वो करीब 2 hour चला था, तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं था जो मैंने अपने मुंह से बोला हो और एवलिन ने वो वर्ड समझ नहीं पाई हो, यानी कि वो मेरे सारे के सारे कहे हुए वर्ड्स, मेरी सारी कही हुई बातें, सब बातें समझ पाई थी। Men with bushy beards give me trouble, she laughed. तो एल्विन हंसते हुए कहती है कि वो आदमी जिनकी बियर्ड्स होती हैं, ऐसे आदमी मुझे बहुत मुश्किल देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़। तो एल्विन है वो कहती है कि जो से बूशी बियर्ड वाले मैन है वो इसलिए ट्रबल करते हैं क्योंकि जब वो किसी की बातों को समझ रही होती है तो वो लिप रीडिंग कर रही होती है। कहती है लेकिन सिर्फ वो लिप रीडिंग नहीं कर रही होती, वो उस पर्सन के सारे जो उसके फेस पे एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं उनको भी महसूस कर रही होती है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। अब जो नरेटर है वो उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है एल्विन की, एल्विन जो है वो बहुत ही फ्लॉलेसली बोलती है, उसकी स्पीच में कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, और जो उसका बोलने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा स्कॉटिश
है। नरेटर ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज ज़्यादा जो डेफ लोग होते हैं, जो उनकी स्पीच होती है वो भी प्रॉपर नहीं होती है, लेकिन एल्विन के साथ ऐसा केस नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली बिना किसी मिस्टेक के बोल पाती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 शी सेज। तो एल्विन कहती है कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी तब तक मैं सुन पाती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। अब नरेटर कहता है ठीक है, सिंस एल्विन स्कॉटलैंड को बिलोंग करती है तो वो स्कॉटिश इतनी अच्छी बोलती है, लेकिन नरेटर को ये समझ में नहीं आता फिर ऐसा क्या कारण है कि वो फ्रेंच और जापानीज़ भी इतने अच्छे से बोलती है, क्योंकि उसने अपनी जो सुनने की शक्ति थी वो तो 11 ईयर्स में ही खो दी थी। तो फिर वो फ्रेंच और जापानीज़ इतना अच्छा बोलना कैसे सीख पाई? As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. और म्यूज़िक वो इतना अच्छा क्यों प्ले कर पाती है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जो म्यूज़िक है वो मेरे शरीर के हर हिस्से में बहता है। वो मुझे टिंकल करता है, टिंकल मतलब गुदगुदी देता है मेरे स्किन में, मेरे चीक बोन्स में, इवन मेरे बालों में। She plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो वो जब जाइलोफोन प्ले करती है तो उसे ऐसा लगता है कि जो साउंड है वो स्टिक से होता हुआ उसके फिंगर टिप्स तक पहुंच रहा है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम पे थोड़ा आगे झुकती है तो वो उसे महसूस कर पाती है कि जो ड्रम का रेजोनेंसेस है, रेजोनेंसेस यानी कि जो उसकी इकोज हैं वो उसकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहे हैं। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और जब भी वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रही होती है तो वो अपने शूज़ रिमूव कर देती है, जिससे जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके फीट से होते होते उसके लेग्स तक पहुंच सके और वो उनको फील कर सके। सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। अब जो नरेटर है वो एवलिन से इम्प्रेस होता हुआ ये कहता है कि अब उसके लिए इस चीज़ में कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं रह गई है कि एवलिन का जो म्यूज़िक है वो ऑडियंस को इतना पसंद क्यों आता है। इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award। तो 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। Says master percussionist James Blake, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So friends, हमने जो चैप्टर की स्टार्टिंग में लाइन रीड करी थी, अब हमें पता चलता है कि वो जो लाइन्स हैं वो किसके द्वारा कही हुई हैं? जेम्स ब्लिट्स के द्वारा, जो खुद एक बहुत अच्छे परकुशनिस्ट हैं। और उन्होंने एल्विन के लिए कहा था कि गॉड ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति ले ली बदले में, लेकिन गॉड ने उसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ दी है। जो चीज़ें हम सुन पाते हैं वो महसूस कर पाती है और शायद हमसे भी ज़्यादा गहराई से, और इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्क एल्कोहलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। तो एवलिन कहती है कि उसे काम करने का नशा सा है, यानी कि उसे काम करना बहुत पसंद है और उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, शायद क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा, लेकिन बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसे बदले। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो अपने रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एवलिन फ्री ऑफ चार्ज कॉन्सर्ट करती है प्रेजेंस में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। तो जो यंग म्यूजिशियंस हैं वो उनको भी क्लासेस देती है, उनको भी ट्रेन करती है और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। And Rich Lynn of the Beethoven Fund for the Deaf Children says, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. रिच लिन जो बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन को बिलोंग करते हैं, उनका मानना है कि एवलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए, क्योंकि उसको देखकर, एवलिन को देखकर डेफ बच्चों को लगता है कि ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे वो बच्चे जाकर कुछ कर नहीं सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। कि एवलिन जब एक ऐसी फील्ड में जहाँ पे हियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वो वहाँ पे ऐसी फील्ड में जाके शाइन कर सकती है, तो वो भी बच्चे किसी भी फील्ड में चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज।
तो जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि एवलिन ग्लैडी ऑलरेडी इतना हासिल कर चुकी हैं जो शायद एवलिन की एज से जो ट्वाइस हैं लोग, यानी कि जो एवलिन की एज से डबल एज के लोग हैं, वो भी अचीव नहीं कर पाते। शी हैड ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। एवलिन अपने टैलेंट की वजह से ऑर्केस्ट्रा में परकशन को आगे ला चुकी है एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और लोगों को ये दिखा चुकी है, जता चुकी है कि ये जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मूविंग हो सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने उन लोगों को एक नई इंस्पिरेशन दी है, वो लोग जो हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये चीज़ मेंशन करने वाली बात नहीं है कि उसने अपने म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा मिलियन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी दी है। So friends, with this part 1 of this chapter is completed. You can find the link for part 2 in the description box below. Friends, if you are new to the channel, please remember to subscribe it. That's all for today. Bye bye.